प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर आज 1660वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 250वीं शाम है। आजकल मोहन कृति पटल पर पुस्तक समीक्षा का क्रम चल रहा है और आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे अपना रिवाज पुस्तक, और वो भी सुनेंगे उसके बारे में, उस किताब की समीक्षा के रूप में जनकवि आदरणीय सुरेश मनमोजी जी हमारे पटल पर हैं। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है सुरेश मनमोजी जी। और मैं श्रोताओं के लिए थोड़ा उनका संक्षिप्त परिचय दे दूं। सुरेश मनमोजी जी का पूरा नाम सुरेश कुमार है, मनमोजी आप उर्फ नाम लिखते हैं। 15 जुलाई 1978 को आपका जन्म हुआ। ग्राम भटाड़, पोस्ट कांडोई, बौंदर, पट्टी बौंदर है, तहसील चक्राता, जिला देहरादून में। आप सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीएससी करने के बाद आपने एमए किया और बीएड किया, डीएलएड किया, और इसके साथ ही आप जौनसार बाबर की संस्कृति एवं लोकगीतों पर आधारित आपका जो काव्य संग्रह है अपना रिवाज, जो आज हम इसके बारे में सुनेंगे, यह प्रथम जौनसारी हिंदी रूपांतरण के साथ 2012 में आपने प्रकाशित की। 2005 में आकाशवाणी नजीमाबाद से आपका कविता पाठ प्रसारण हुआ, जो अब लगातार हो रहा है, और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी आपकी प्रस्तुति होती है। आप आकाशवाणी में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में पंजीकृत हैं और जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जो प्रकाशित जौनसारी शब्दकोश है, उसमें भी एक लेखक के रूप में आपको कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड शक्ति, युगवाणी पत्रिका, देहरादून टाइम्स, दैनिक जागरण, उत्तरांचल की कलम, बंदरपण, गढ़ बैराट आदि प्रतिष्ठित संगठनों में पत्रिकाओं में विभिन्न आपके लेख प्रकाशित होते हैं, कविता प्रकाशित होती है। अभिनंदन आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा सर, आपका अभिनंदन है। और जौनसारी गढ़वाली भाषा के 50 से अधिक गीतों को आपने अपनी आवाज़ दी है और 100 से अधिक गीतों की रचना की है। ऐसे कलमकार मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का। आज के इस कार्यक्रम में और लोग भी हमारे इस पटल पर जुड़ेंगे। सभी कृतिकारों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए सुनते हैं। मैं अभिनंदन के साथ आदरणीय सुरेश मनमोजी जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी पुस्तक पर वो विस्तृत टिप्पणी करेंगे और इस पुस्तक के बारे में बताएंगे कि क्या क्या विषयों को आपने उसमें सहेजा है और किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, कैसे प्राप्त हो सकती है, क्या चीज़ें रही जो आप उसमें नहीं दे पाए, और सबसे अच्छी रचनाएं कौन कौन आप सुनाना चाहेंगे। तो उसकी कुछ ज़रूर हम तक इस किताब का एक समीक्षात्मक विवरण जरूर प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, प्रणाम आपको, जय हो। सभी दर्शकों को प्रणाम, जोशी जी प्रणाम, और ओम प्रकाश फुलारा जी को भी मेरा प्रणाम। और सबसे खुशी की बात यह है कि मोहन कीर्ति पटल में जो है हर प्रकार के कलाकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर कई विद्वान लोग जुड़ते भी हैं और हमारा जो भी हमारी प्रतिभा है वो हम बहुत ही सरल और सहजता के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो पुस्तक समीक्षा का आज जो कार्यक्रम है उसमें मुझे अवसर मिला है अपनी पुस्तक अपना रिवाज। जहां तक अपना रिवाज, जो हमारा ये जौनसार बावर की संस्कृति और वहां के लोकगीत, वहां का जो भी वहां का रिवाज है, उस पर आधारित एक काव्य संग्रह है अपना रिवाज। अपना रिवाज कार्यक्रम, अपना रिवाज जो काव्य संग्रह है, ये जौनसारी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। जैसा अभी तक जोशी जी ने कहा
तो कहने का मतलब ये है कि जौनसार का जो रिवाज है उसके बारे में जानने के लिए एक एक छोटा सा एक दस्तावेज है कि वहां पर क्या क्या होता है। तो मैंने कोशिश करी है, 2011 की बात है, मैं जब कुछ लिखने का जो मैं प्रयास कर रहा था कि कुछ अपनी बोली भाषा में, उससे पहले मैं युवावाणी कार्यक्रम नजवाबाद से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कई हिंदी जो है कविताएं वहां से प्रसारित हुई है। और मैं लोक गायन में 1996 में मेरी रिकॉर्डिंग जो है ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग हुई है, और उसके बाद लगातार जो है ऑडियो और वीडियो ये सारी चीजें मैं दे रहा हूं। मेरा अधिकतर प्रयास है अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। तो सबसे पहले जब भी उत्तराखंड की हम बात करते हैं और जौनसार की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है देवी देवताओं का जो क्या है। तो मैंने इस किताब में एक ऐसा वर्गीकरण तैयार करा है कि सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, तो जो देवीय गीत होते हैं उसको मैंने यहाँ पर जगह दी है। उसको देवतिया नाच के नाम से हमने इसमें शीर्षक दिया है कि देवतिया नाच। जो देवी देवताओं का आह्वान कैसे होता है, तो हमारे यहाँ देवतिया नाच में जैसे पांडवों की जो वो है, पांडवों का नाच कैसे होता है, और फिर वो अवतार जो आता है वो कैसे आता है देवी देवता के रूप में लोगों पे जो है, उसकी क्या है, क्यों ये देवतिया नृत्य हमारे यहाँ करवाई जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और किस प्रकार के उसमें शब्द जो है उस समय के पौराणिक थे। तो मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया है। और देवी उसमें चाहे मातृ देवी होती है जिसको हम परियां भी बोलते हैं, उनका भी अवतार है, माली गणों का अवतार है, देवघर जो है अवतार है। तो ये सारे देवी देवताओं के जितने भी, चाहे वो मांगल गीत हो, ये सब मैंने इसमें जो देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले स्थान इस किताब में दिया है, जिसका मतलब मैंने हिंदी में भी बताया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे यहाँ तांदी होती है कि भाई तांदी में कौन कौन सी किस किस प्रकार की तांदी, तो पूरे गढ़वाल में होती है। जैसे हम अगर चौपती की बात करें तो चोपड़ा नृत्य जो गढ़वाल का होता है, चौपती नृत्य होता है, उसमें भी तांदी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ तांदी जौनसार पावर में जो तांदी है वो उसमें हारुल में तांदी होती है, ठंडकिया गीत में तांदी होती है, चौपुती में तांदी होती है, केसरी मौन गीत में तांदी होती है, आमने सामने गीत में तांदी होती है, और डांगरा जुटका और जेता रासू घुंडिया रासू ये तमाम प्रकार के गीत है। इसमें हम तांदी के रूप में इसको इन गीतों को लगाते हैं। अब उसका अलग अलग है। जैसे हम हारुल की बात करते हैं तो हारुल में जौनसार पावर का इतिहास छिपा हुआ है। किस व्यक्ति ने समाज हित के लिए या कोई प्रेम प्रसंग हो या फिर लड़ाई हो, उसने मतलब क्या योगदान उसका रहा है, चाहे मुगल का शासन रहा हो, तो इन सब के जो है हमारे यहाँ हारुल है। उस हारुल को, उन हारुलों को जो है मैंने इसमें एक शॉर्ट हो कि भाई हारुल में क्या चीज होती है, सिर्फ इतना लिखा है मैंने। मात्र एक हारुल का वो इसमें उदाहरण दिया है। ठंडकिया में कौन कौन से ऐसे गीत है जो स्लो चलने वाले गीत होते हैं, और वो उसमें किस प्रकार की गतिविधि होती है, और वो चौपती वाला जो चोफला होता है जैसे गोल आकार में वो जो है संवाद शैली वाला अंताक्षरी वाला टाइप का गीत होता है, एक पक्ष दूसरे का जवाब देता है। फिर घेसड़ी में जो है नृत्य होता था। घेसड़ी एक प्रकार का डंडा होता है। पहले जब हम मेले खेलने में जाते थे तो बिना डंडे और उसके कोई जाता नहीं था। तो जो घेसड़ी का मतलब है उस डंडे से, उसके घेसड़ी में नृत्य होता था। खतरा ये रहता था कि अब रात को चलना है, कोई जंगली जानवरों से खतरा ये भी था कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसकी सुरक्षा के लिए वो घेसड़ी का जो है हमारे जो हाथ में रहती थी वो एक तीसरी टांग थी। मौन
भी 2-3 प्रकार के जो हमने इसमें दिखाए, जितने प्रकार के मौन होते हैं उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। जैसे मछली पकड़ने वाला मौन और मेले वाला मौन। एक मौन ऐसा होता है जिसमें हम मछलियों को पकड़ते हैं, और जिसमें मछलियों को पकड़ा जाता है वो भी ऐसा नहीं है किसी कीटनाशक को डाल करके। जैसे अखरोट के पत्ते, अखरोट के बाहर का जो है वो छिलका होता है, और एक टिमुर होता है, टिमरू बोलते हैं हम उसको। वो टिमरू जो है उसके छिलका और पत्ते पानी में डाल करके तो थोड़ी देर मछली मूर्छित हो जाती है, तो उस समय पकड़ने का प्रयास होता है। बाद में अगर हम उस मछली को पकड़ नहीं पाते हैं तो वो पुनर्जीवित हो जाती, फिर वो थोड़ी देर नशे में रहती हो। तो मतलब एक ऐसा साधन बुजुर्गों ने जो किया था, तो उसको जो है वो मौन गीत में आ गया। तो मौन को हमने दिखाया। आमने सामने गीत जो आजकल विलुप्त की कगार पर है, एक तांदी इधर से एक उधर से ऐसे चलती चलती है तो सेंटर में आती है, फिर उसी उससे जो है वो वापस जाती है। डांगरा यहाँ का एक बहुत ही आकर्षित रो है, जो इसका प्रचलन अब दोबारा से हुआ, जो तांदी में आगे लगाया जाता है। डांगरा, डांगरे में जो है नृत्य है। जुटका एक प्रकार का अंग रखा होता है, जुटकी के साथ जो है तांदी होती थी, उसका इसमें जिक्र है। झेता यहाँ का बहुत ही क्लासिक जो नृत्य है, झेता। ऐसा कोई तेज त्योहार पर्व या कोई ऐसा शादी ब्याह नहीं है जहां पर झेता ना लगे हो। उसके बाद रासू और खुंडिया रासू, ये भी यहाँ के बहुत सारे नृत्य। अब लोक गीतों में ये तांदी के बाद जो है फिर आते हैं जंगू बाजू, छोड़िए, मांगल, बिरुड़ी पर गीत, हरियाणी पर गीत, हाथी पर गीत, सिड़गे, गोगा गीत, जोंगा बाजी। तो जैसे जोंगू है, जोंगू एक प्रकार का किसी जंगल, जंगू एक प्रकार का जैसे जंग, जंग, जंग मतलब किसी के साथ उसमें भी संवादी होता है, वो भी संवाद शैली का ही है। अगर हम कोई चीज बोल रहे तो उधर से, तो ये मुख्य रूप में जंगल में या खेती बाड़ी के समय में हम कहीं अपनी उपस्थिति अगर दें, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो जवाब उधर से देता है, तो हमें एक प्रकार की सुरक्षा भी देता है। दूसरी चीज, जब हमारी बारात गांव के पास पहुंचती हो या बारात गांव से निकलती हो, तो उसमें एक प्रकार का एक संवाद उसमें चलता है। जोंगू बाजू खुदेड़ शैली का गीत है, प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। मांगल जो शादी ब्याह और मांगलिक कार्य पर आधारित एक गीत, ये मांगल गीत हमारे यहाँ शादी ब्याह में चलते हैं, और जिस प्रकार की बारात है उस प्रकार का मांगल गीत यहाँ पर जौनसार बावर में चलता है। तो उसके बारे में थोड़ा हमने मांगल के बारे में दिया। बिरुड़ी, बिरुड़ी जो गीत है, ये दिवाली का जो एक सबसे आकर्षित जो पर्व होता है उसको बिरुड़ी बोलते हैं। बिरुड़ी में अखरोट को फेंका जाता है, उसके पीछे कई चीजें जो मैंने देखी है जो सामने आती है कि हमारे यहाँ मार्ग बाजारीकरण नहीं था, गांव से बहुत दूर था, तो एक प्रसाद के रूप में जो हम फल चढ़ाते थे तो अखरोट को ही वहां देवता के यहाँ चढ़ाते थे, क्योंकि वो एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है, वहां आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उसी को वहां बांटा जाता था। तो ये बिरुड़ी पर आधारित गीत होता है। बिरुड़ी पर आधारित गीत गीत इसलिए बना कि अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो उस पर वो जो प्रसाद के रूप में जो बिरुड़ी है वो ज्यादा है। उसने उस समय बोलते कि 9 दाने 9 पैसा, अर्थात 180 दाने उसके ऊपर लगते थे। लड़की होती तो इसका आधा, और अगर साधारण है तो फिर वो 50 दाने में भी हो। तो अगर 40 परिवार है, 50 परिवार है, तो अगर इतने इतने दाने इकट्ठे हो गए तो पर्याप्त मात्रा में वो अखरोट इकट्ठे हो जाते, फिर उसको फेंका जाता था। जिसकी जो योग्यता भाई उठा लो, ये नहीं है कि बांटने का नहीं था। तो ये उस पर आधारित गीत है बिरुड़ी। अब हरियाली गीत जो जौ के, उसमें जो है जौ की हम जो है हरेला पर भी जो उगाते हैं, तो हमारे यहाँ जात्रा में जो है, जात्रा और कोई शुभ पर्व हो उस पर जो है उस जौ के बीज को अंधेरे में उगा करके
सुबह नहा धो करके उसके 1 हफ्ते तक जो है उसमें पानी डाला जाता है, तो सोने रंग की जो जो उसका पौधा तैयार होता है उसको हम हरियाली बोलते हैं। तो हरियाली पर भी गीत है कि सोने की हरियाली माटी डोले हरियाली कोशिश रे शोभे की माटी डोले हरियाली की दीवाना महासु माटी डोले हरियाली कोशिश रे शोभे माटी डोले हरियाली देवे सिरे शोभे। अर्थात इसमें बोल है कि सबसे पहले देवता के चरण में जाएगी, उसके बाद गांव के मुखिया बुजुर्ग लोगों पे जाएगी, उसके बाद जो है सब जितना जनमानस वहां पर है वो उसके कान में वो हरियाली, टोपी में वो हरियाली लगेगी। फिर हाथी गीत, हाथी पर भी गीत है। हाथी और हिरण का यहाँ पर चलन है। दिवाली में हमारे यहाँ हाथी जो है वो काठ का हाथी बनाया जाता है, उसके ऊपर किसी योग्यतावान मुखिया या कोई जो भी नृत्य कर सकता है उसको बैठाया जाता है और फिर उस एक प्रकार का आयोजन वो गांव में होता है। कभी हिरन भी बनाया जाता है, तो उस पर भी गीत है कि भाई हाथी को किस तरीके से नहलाना है, उसको पानी पिलाना है, ये तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई है। और गोगा, जैसे आजकल चैत का महीना है तो गोगा पीर की हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में पूजा होती है। जैसे गढ़वाल में फूल देई है वैसे हमारे यहाँ चैत के महीने में गोगा गोगा की पूजा होती है। एक छोटा सा मंदिर 1 महीने के लिए बनाया जाता है। छोटे बच्चे प्रातःकालीन सभा में उठ करके फूल और पाती और तमाम प्रकार की वेराइटियां जो होती है, जैसे फ्यूली का हो गया फूल, बुरांस का फूल हो गया, चुल्लू आरू के फूल हो गए, और उसकी कुछ तर्ज ऐसी है आरू चुलू के फूलो बाई गोगारे की ऊँचीने लाया बाई गोगारे। अर्थात एक एक चीज वहां पर बोली जाती है कि छमरे की पाती बाई गोगा ऊँचीने लाया बाई गोगा। तो सारी जो है बच्चे अपना जो फूल है उसको उसको भी बीनते हैं और वहां पर ये एक प्रकार की ये गीत भी वहां पर प्रस्तुत होता है। तो गोगा गीत हो गया। अब एक चीज आती है जोंगा बाजी। इसमें अधिकतर जो बाहर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जोंगो भी हो गया, जोंगा बाजी भी हो गया, ये दोनों अलग अलग है। जोंगो संवाद शैली गीत है, जोंगा बाजी एक प्रकार की प्रति स्पर्धा है जो ताल पर एक किया जाने वाला एक नृत्य है, ढोल की थाप पर। तो इस प्रकार के जो जितने भी हमारे यहाँ के जो गीत थे, चाहे वो देवीय गीत हो, चाहे तांदी गीत हो, चाहे संवाद शैली गीत हो, उसको मैंने कवर करने का इसमें प्रयास किया है। तो ये हमारा जो है ये लोक गीतों पर आधारित पार्ट था। अब हम जब आगे चलते हैं तो इसमें आता है जैसे मांगल है, तो मांगल जो सोते दे आले पोरो ताबामिना की जो सोते दे आले पोरो ताबामिना की आचिते दे आले इतेलो की दूसाई की अच्छी दे आमिना तेलो की दूसाई। यहाँ पर मांगल गढ़वाल और उसमें कुछ अलग है, हमारे यहाँ थोड़ा ये अलग है क्योंकि यहाँ पर जो उस समय बारात का जो चलन था वो जो कन्या है उसकी बारात पुरुष के आसपास ही आती थी, चाहे उसको भौगोलिक परिस्थिति का वो माने, क्योंकि आवाजाही का अच्छा साधन नहीं था, पैदल लोग आते थे। तो पुरुष के गांव के आसपास ही आकर के ही उनको एक
अच्छी जगह पर या प्रतिष्ठित जगह पर या घर के अंदर बैठा करके, तो पुजारी और ब्राह्मण बैठ करके वहीं पर उनका वो जो उसको फेरी बोले चाहे पूजा पाठ का जो है वो चलता था वहां पे। तो सीधा वहां पर जो मांगल है वो यहाँ से उठता है कि जो तेल की और अनाज की जो छूने का उसको जो दिन बार है वो सही देना यहाँ से शुरू है कि भामीने को बेटा ले कुंगुला पिठाई कि बाजेगी को बेटा ले साइबो जम्बो धाई कि माजित तेरी ले दुड़े बुढ़िया रुंदी कि सासुत तेरी ले रुंदी पैरुंदी। अर्थात तेरी जो माँ है वो आज दुखी है क्योंकि आज जो लड़की है वो दूसरे के घर जा रही है और तेरी सासू आज खुश है कि उनकी यहाँ कन्या जा रही है। तो इस टाइप से मांगल शैली के जो इसमें कुछ गीत है उसको भी दिखाने का मैंने प्रयास किया है। और थोड़ा जो हिंदी और उसको मैंने जौनसारी को प्यारो तो गांव अपनो एब नजरी कहीं दूरे है, गांव छोड़ के परदेशी बाजियां घूम जाई और मजबूर है। थोड़ा इसमें इस टाइप्स का भी कविता भी है। प्यारा सा वह गांव अपना अब नजरों से दूर है, गांव छोड़कर परदेशी वह उदास और मजबूर है। 1 रुपए से 2 का लालच, 2 से लालच 4 का, कब ऋण चुकाओगे धरती माँ का जिससे तुमको प्यार। कुछ प्राकृतिक से संबंधित भी है। फूल फूल पर बैठे भौरे बाकी बाग में लाली सी, कली कली उग उग कर आई चारों तरफ हरियाली थी। सूर्य की किरणों का उदय बस जब होने ही वाला था, गुनगुनाते भौरों का यह मौसम बड़ा निराला था। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है। जीवन का एक अंग जिसमें छुपी सुगंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध, प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह व शाम, वृक्ष राजा तुमको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। ये भी दोनों भाषाओं में, जौनसारी में भी है। ये थोड़ा मैंने इसको विद्यालय से जोड़ा है कि अगर हम इस किताब को स्कूलों लेवल तक पहुंचाए तो बच्चे को जौनसारी कविताओं का ज्ञान भी होगा, वहां की संस्कृति रीति रिवाज का ज्ञान भी होगा। और बहुत सारी चीजें हैं कविता के बाद जो है इसमें जो मुख्य मैंने इस किताब में रखा है, क्योंकि यहाँ अपना रिवाज की बात चल रही है, अपने संस्कृति की बात चल रही है, तो इसमें कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है। जो भी मैं कर सकता था कवर वो इसमें कवर किया और एक छोटे से उसमें कवर किया है। जैसे हमारे यहाँ जो यहाँ का रहन सहन क्या है, पहनावा क्या है और किस प्रकार के तीज त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, त्योहारों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और इस त्योहार में क्या किया जाता है वो भी इसमें अपना रिवाज का भी संग्रह में ये इसमें मैंने लिखने का प्रयास किया है। और हमारे पहनावे क्या है, क्या क्या चीज यहाँ पहनी जाती है, और बलि प्रथा को रोकने के लिए उसका प्रयास है। मातृ देवी नृत्य की जो कुछ वो है उसको हमने इस पर कवर करने का प्रयास किया है। और उसके बाद ही जैसे हमारे पहरावे क्या है, झोगे को क्या बोलते हैं, घाघरे को क्या बोलते हैं, कुर्ती, चोलड़ी, ढाटू, पाजमा, टोपी, डिगवा, चोड़ो, सदरी, लुया चोड़ो और बनियान, जंगेल, मोजोन, जुटको, कुर्से, हथ कुर्से, खारचो, आला और कामड़ी, इतने सारे जो है हमारे जो पहनावे हैं, ढाबड़िया हो गई, ये सब ऊन के और कपड़े के जो होते हैं उसका हिंदी में इसमें हमने उसका रूपांतरण भी कर रखा है। हमारे गहने जो आभूषण है वो क्या है, नाहत क्या होती, बुला क्या होता, लाबिया, मुर्किया, बूंदे, झुमकिया, उतराया, सांगटिया और फूली, पाटो, मांग टीका, कौंठी और टोपोस, कांगन, शाहगुले, छाप, पोलिया, दोसरू, खगाइली, दोरोटू, तेमनिया और सूच। तो इसमें थोड़ा जो कवर करने का मैंने मोटा मोटा प्रयास किया है कि ताकि हम उन शब्दों को पहुंचे और हम उसके पीछे देखें कि क्या है, दोसरू क्या है, जो आज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तेमोनिया कहाँ है,
हमारे जो वाद्य यंत्र थे वो क्या क्या हमारे यहाँ बजाए जाते थे, वो ढोल हो, दमाड़ा हो, रणसिंगा हो, शहनाई हो, नगाड़ा, भाईन, कनाड़, पोगे, शारदी, एक तारा और खांजी, चिमटा, ढोलकी और डोरू। तो जैसे चिमटे भी का भी अब प्रचलन कम रहता है, और पोगे नहीं है, शारदी नहीं बजाई जाती, एक तारा भी बहुत कम बजाया जा रहा है। तो ये सब लोहे के क्या क्या औजार है, जिसको दात्रा किसको बोलते, दात्री किसको बोलते, पचराड़ी किसको बोलते, कुराड़ी किसको बोलते, डांगरो, काता, चुलिया, उतराया, पतासी, बांस, नींगा, रेत, आरा और फरनाई, फांगुड़ा, कौशी, कैंती और फरुआ और तूड़। तूड़ एक प्रकार का तोलने का, जिसमें हम पहले तोलते थे, उसमें पटा जाता, पहले ऐसा और एक तक तोलता है। और उस जो लास्ट उसके इसमें विस्तार जितने प्रकार के बर्तन है, ऊंचाई लगाने तैयारा हो, पोरोट हो और छिलना की हो, और शेर, टाट हो, समाई, नासी, मोई और जितने प्रकार के भी, और एक हो, और उखड़ी हो, भूतू हो, मसो हो, हईस हो, दार, कुठारी, कुठार और पांडवों के हथियार, ये जो लकड़ी से बनते हैं उनके बारे में सब इसमें। अब मिट्टी के बर्तन इसमें क्या है, जो बीमल से बनने वाले छोटा जो रस्सी आती है, उससे जो शेल निकलता है, उससे क्या क्या चीजें हमारी यहाँ है, वो चाहे पागोई हो, दाव, नाड़ा, जोतरा और खारो, पतन खारो, छाबे, और ये सारी चीज को दिखाने की। रिंगाल से क्या 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 हमारे रिंगाल के गीले हैं, गिलटी है, धावनी, सूपो और शक, पंडी, विशाई, टोरा, टोपरी और ओडवा, इसका सबका हिंदी में रूपांतरण मैंने उसमें किया हुआ है। कूड़े और छानियों का जो मकान है, उसको कैसे हमारे यहाँ बनाते हैं, किस प्रकार उसकी फाउंडेशन है, क्या है, कौन सा कूड़ा होता है, कौन सी होती है, कौन सा ओबरा होता है, किसको कोठारी होते हैं, और उपलो मंजिल, और कौन सी छड़ में क्या क्या है। अब है ऊनी, जोड़े, चूड़ी, लुया, दिगवा, कामड़ी और दात्री, आने, खुरशे, और उड़ने। कपास का भी यहाँ पे प्रचलन था। कपास हमने अपने समय जब हम छोटे छोटे थे, तो कपास की खेती को हमने देखा अपनी आंखों से, उसको खुद ही जो है छान करके, खुद ही काट करके उसके पंखे बनाए जाते। अब पकवानों के बारे में इसमें विस्तार से है, जितने भी प्रकार के पकवान है, वो रोटी की बात हो जिसको हम कोदवा बोलते हैं, उसकी कितनी वैरायटी है, वो जिस तरफ भर देते हैं उसको इशारा बोलते हैं, उसको भाप में पकाते हैं। जो रोटी होती है वो तेल में तलने वाली जो पूरी है उसको रोटी बोलते हैं। मिजारी रोटी है, तेल के अंदर डाल करके भी रोटी, बाबर, डुके, चिरड़े और छिड़कुए हुए, पिनुए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन मोदी जी का। वो नेट शायद कमज़ोर चल रहा है तो उनका अभी शायद जुड़ जाएंगे। तो डॉक्टर वी एस कालूकोटी जी को प्रणाम। प्रणाम ओम प्रकाश फुलारा जी का आदरणीय धन्यवाद करता हूँ। दिनेश पांडे जी का, रवीना रावत जी हैं गरुड़ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और ललित तिवारी जालंधर से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको ये कविता समीक्षा, ये आपके किताब समीक्षा का कार्यक्रम कैसा है? किसके लिए है प्रश्न? आप सभी के लिए है। ये कैसा कार्यक्रम लग रहा है आपको? अभी मनमोदी जी ये तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़िया है। और हम मनमोदी जी, स्वागत स्वागत। दो तीन प्रश्न है, वो भी डिस्कस हो जाए। हाँ, अभी थोड़ा सा जी बस रह गई हो। अब एक लास्ट
लास्ट हो रही है पकवानों के बाद जो हमारी कहावत है अनावरण, हाँ ये चीज। उसके बाद मैंने यहीं पर इस किताब को अपना रिवाज काव्य संग्रह जो है, ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा है, लेकिन ये है कि अक्सर लोगों और लाइब्रेरियों में मैंने इसको पहुंचाया है, और इससे जो है बहुत ही आसान, सरल और सहज तरीके से आप एक जौनसार के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। जी, अब प्रश्न सर, अब यहीं पर मेरी समीक्षा यहाँ पर पूरी होती है, अब आप प्रश्न बोलो। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। जी जी। एक तो ऐसी कहावत है कि जौनसार में 12-13 साल में एक 4 सींग वाला बकरा पैदा होता है, और जिसको नंदा देवी राजजात में ले जाते हैं और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, फिर कभी वापस नहीं आता। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है कि भाऊ सिंह चौहान जो है जौनसार के पिता कहे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। इसे वारदा नाटी एक आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पारंपरिक लोक नृत्य, जिसमें महिला पुरुष दोनों गाते हैं, उसका कोई एक झलक सुनाइएगा। 3 चीजें। कौन सी नाटी सर, कौन सी? वारदा नाटी रिकॉर्डेड है जौनसार गोविंद चातक जी की पुस्तक में। अच्छा। तो पहला प्रश्न सर कि राज जात के जो वो है उसका जौनसार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। अब गोविंद चातक जी ने अगर लिखा होगा, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई नाटी है, तो ये वर्धा नाटी भी जौनसार की कोई नाटी नहीं। यहाँ हांडी होती है, उसमें हारुल है, हारुल हो सकती, ठंडिया गीत हो सकते हैं, चौपोती होती है, घुंडिया रासू है, जितने प्रकार के नृत्य हो जो मैंने अध्ययन किया है। ये नाटी का बड़ा वो है, वो शिलाई वाला क्षेत्र है, वो थोड़ा हिमाचल से लगा हुआ है। अच्छा। जी। उनने गढ़वाल को मिक्स कर दिया इसका मतलब जौनसार से। वो पूरा ये जो क्षेत्र है वो जैसे हिमालयन गजेटर वगैरह ये जो मैंने किताबें पढ़ी है, तो इसमें पूरा ही है जो हरिपुर से लगा हुआ है, चाहे हिमाचल का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जौनसार का हो, चाहे जौनपुर का हो। हमारा रीति रिवाज लगभग शिलाई का हिमाचल, टिहरी गढ़वाल का जो है वो जौनपुर, और उत्तरकाशी का जो है रोआई। हम लोगों का कल्चर लगभग मिलता जुलता है। दूसरा आपका अगला प्रश्न क्या था सर? अगला था मेरा, ये भाऊ सिंह चौहान को जौनसार का पिता क्या है? ये भाऊ सिंह चौहान कौन थे? थोड़ा इनके बारे में थोड़ा कोई प्रकाश डालिएगा। भाऊ सिंह चौहान जी सर, ये जैसे जौनसारी जी थे, वो तो ये बहुत ही पुराने जो है यहाँ के वो है। इनके बारे में मैंने विस्तार से तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि भाऊ सिंह चौहान जी का नाम है जौनसार के उसमें, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे यहाँ का जो है यहाँ के बारे में जो यहाँ पर जो कौन सी किताब में आपने भाऊ सिंह चौहान जी को पढ़ा? ये चातक जी के बुक में है ये। हाँ, हो सकता है कि भाऊ सिंह चौहान जी का जिक्र जरूर है, जो जिक्र किया उनका ये है। चलिए अभी अध्ययन कीजिए, भी थोड़ा हमारे तक पहुंचाइए। बिल्कुल। जहाँ तक इन नंदा राज के लिए, तो यहाँ से मैंने तो सुना नहीं है सर कि यहाँ से कोई ऐसा कहते हैं जौनसार में 4 सींग वाला बकरा पैदा होता है 12 साल बाद, और उसको भी जंगल में छोड़ आते हैं राजजात यात्रा, फिर वो वापस नहीं आता। आधुनिक युग में मतलब आजकल तो इतना वो है, उसका प्रचार प्रसार हो जाता। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है कि नंदा राज जात के लिए तो यहाँ से कम ही लोग जाते हैं जौनसार से, लेकिन वहां मैंने तो ये पढ़ा है कि वहां पर बकरा नहीं, वहां तो चौसी का खाट उचड़ता है। ये कर्णप्रयाग से ऊपर को जाते हैं, वो रास्ता तो है वहां पर देखा है मैंने। गाँव है नोटी गांव में मैं गया हूँ, वहाँ राजजात से शुरू होती है, वहीं पर वो बकरा भी होता है 12 साल में, तो उसके साथ यात्रा शुरू होती है। मैं गया हूँ वहाँ पे। आप देहरादून तक आए हैं, तो उसके बाद जो है 35 किलोमीटर बाद होता है जौनसार छोर, यमुना के तरफ। जी। और बहुत ही ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, भौगोलिक उसमें तो फैला हुआ जरूर है,
और लेकिन 358 गांव। तो ना तो कोई मैंने इतिहास पढ़ा है कि इस अच्छा। की नंदा राज जात के लिए यहाँ से कोई हो जाता है। तो ये लिखा है पुस्तकों में। आपके यहाँ खुमड़ी खुमड़ी जो गांव के न्याय होता था, वो खुमड़ी बोलते थे, वो है अभी भी? जी जी। खुमड़ी तो न्यायिक व्यवस्था का एक बहुत अच्छा वो है यहाँ पर। उसमें ये है कि जितने भी गांव हैं, गांव का एक सियाणा होता है, मुखिया होता है। अगर गांव के अंदर कोई छोटी कुछ घटना घट जाती है तो हम उस समस्या का निस्तारण पहले हम गांव में ही करने का प्रयास करते हैं। तो लगभग ये है कि हमारे यहाँ 39 खत हैं, पटियां जिनको बोलते हैं। और उसमें फिर एक पट्टी में लगभग 12 से लेकर के 24-25 गांव तक एक पट्टी में आते हैं। तो कुछ ही गांव ऐसे हैं जहाँ के गांव सियाणे नहीं है, तो गांव को मिलाकर सियाणा बनाया गया है, बाकी हर गांव में गांव सियाणे हैं। उसके बाद खाग सियाणा होता है। खाग का मतलब ये है कि पट्टी का आधा स्वरूप। 6-7 गांव की एक खाग हो गई है। अगर गांव सियाणा डिसाइड नहीं कर पा रहा तो खाग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि 7-8 गांव एक छोटी बैठक बिठाकर उस समस्या का निस्तारण वहां पर करें। अगर वहां पर भी नहीं होता है तो हम खत सियाणा सदर सियाणा के पास 1 रुपया प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है खुमड़ी को बैठाने के लिए, और लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद फिर जो भी निर्णय उसका होता है पंचों का, वो फिर वहां पर मतलब लगभग सारे निर्णय तय होते हैं। जहां तक चौंतरू सियाणे की बात है, 4 चौंतरू यहाँ पर अंग्रेजों के काल में बनाए गए थे, जो अब निष्क्रिय अवस्था में। हम अब जो इस समय जो चल रहा है वो सिर्फ खत सियाणे तक या सदर सियाणे तक यहाँ पर चलता है। और इसका एक कारण ये है कि जो अच्छी बात यह है कि हमारे मामले कोर्ट कचहरियों तक बहुत कम जाते हैं, हम खुद ही उसका निस्तारण करते हैं। ठीक। जौनसारी लोगों को बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, शांति प्रिय, ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्यों है? आपका पिछला अध्ययन हो सकता है। शांत प्रिय का हम तो सभा विधानसभा में लड़ ही रहे हैं। वहां तो लड़ रहे हैं। ये है कि हमारे यहाँ अधिकतर क्या है, जो जौनसार की जब हम बात करते हैं तो हम एक तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका आदर सत्कार करना, चाहे वो कुछ नहीं हो, जो रूखी सूखी रोटी है उसको खिला करके हम उनको अपने पास रखेंगे। तो मेहमानबाजी के रूप में हमारे यहाँ का अच्छा वो है, जो कल्चर है। वो है कि माना आप रणवीर सर के उसके लिए आए थे, शादी के लिए आए थे, तो रणवीर था ना उनका नाम, वो बिल्कुल ही मेरे पास के गांव में। अच्छा। इसका रिवाज ऐसा होता है कि गांव में चिट्ठी जाती है। अब जैसे मैं चलता फिरता मुझे पता नहीं लगा कि शादी का कार्ड आ रखा है, वहां पे कोई घर का आदमी दूसरा आ रखा था। तो हम बंधे हुए ही एक दूसरे से। खत के अंदर हमारे यहाँ 25, मेरे खत में 25 गांव है, उसमें हम 25 कार्ड देंगे। मुखिया के पास बोल देंगे कि जितने भी गांव के परिवार है वो सब सादर आमंत्रित है। अर्थात हमारे यहाँ अभी भी वही चलता है कि फिर वो एक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई सारे लोग आज फलाने गांव में शादी के लिए आमंत्रित है, बस एक पूरा गांव शादी के लिए आएगा। तो हमारा रीति रिवाज ये है कि एक दूसरे के बिना हम मतलब रह भी नहीं सकते। शादी ब्याह के जैसे फंक्शनों को हम खुद ही निपटाते हैं। हम रहेंगे, भोजन परोसने में हम रहेंगे, और टेंट टूंट लगाने में जाएंगे। किसी की लकड़ी काटनी हो उसका काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं गांव में एक प्रकार का एक ऐसा है कि जिस वजह से लोग में रूढ़िवादी विचारधारा कम पनपती है। अच्छा, एक प्रश्न और है, प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, जवाब सीधा देना। अभी करीब 40 सरपंच आपके जौनसार से आए थे यहाँ हल्द्वानी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैंने भी उनको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया, वन पंचायत नियमावली क्या है, जड़ी बूटी कैसे उगाना है उसमें।
तो मैंने उनको रवाई की बात करी, उधर उत्तरकाशी की, तो सबने एकजुट में बोला जो गया रवाई वो बना घर जवाई। ये प्रथा अभी भी है क्या? ये दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत दूर पुरानी बात नहीं है। देखो, रोहाई हमसे लगा हुआ क्षेत्र है सर। हाँ, रोहाई और जौनसार बीच में अछूता नहीं है। जो मेरा प्रश्न है बहुत ही साफ और सटीक है। लोग बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, आप जरा इसको इस इन्हीं पे अध्ययन हुआ। जौनसार बावर की जब बात होती ना, लोग गहराई पकड़ेंगे। मैं खुद ही, मेरे साथ एक टीचर आया, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो अनमेरिड था। अब क्या है कि वो उसने गांव में छुपा रखा बोलना कि मैं, मेरे गांव में खुद ड्यूटी है। अब अपने साथ का स्टाफ है तो थोड़ा हमारा फर्ज बनता था पूछने का। कह रहे, मैंने कहा भाई बाल बचे, तो वो गुमसुम जवाब देता। तो अब एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया कि भाई मैंने ये सुना है, आप सही बताना, कि अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं मतलब शादीशुदा नहीं हूं तो कोई भी जो है मेरे को लड़की दे देगा। तो वो रिवाज वो सिर्फ ये है कि कभी रहा होगा, अगर माना किसी समय में, तो उसको ही, उसका ही अध्ययन करके लोग वहां आ रहे हैं। किसी प्रकार का जो रवाई वहां का जवाई नहीं बन सकता। रवाई बहुत आगे पहुंच चुका है, संसार भी बहुत आगे पहुंच चुका है ना। आगे समझो, फिर ये है कि अब शिक्षित भी हो गया है। ये नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा तो अच्छा ही होगा। हमारे अधिकतर हमारे यहाँ ये है कि शादी भी अपने कल्चर के हिसाब से होते हैं। ऐसे भागने उसका बहुत कम चांस है। हाँ, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोहाई की सुंदरता इतनी है, वहां का लाल धान। ये हो सकता है जैसे जो कोई कहते नहीं कि जो देहरादून वो आ गया वो देहरादून का ही हो गया, क्योंकि यहाँ की सुख सुविधा से हम उसको दूसरे वे में ले सकते हैं कि रोहाई में बहुत कम स्थानांतरण है। उन्होंने गांव बहुत कम छोड़ रखे। अगर कोई मेरे साथ का भी पढ़ा लिखा कोई टीचर है वहां, तो उसके घर में भी गायें बंधी हुई है। वो अपने बाग बगीचों को नहीं छोड़ पा रहे। हमसे जौनसार से ज्यादा रोहाई का क्षेत्र, वो फल पट्टी के नाम से हो, चाहे वो कृषि और बागवानी में बहुत आगे है। उन्होंने, उनका मार्केट वहीं पर है। रोहाई में जैसे छोटे मोटे मार्केट घर पे, ब्लॉक नजदीक है। हमें तो 70 किलोमीटर ब्लॉक की तरफ जाना पड़ता। उससे अच्छा हम देहरादून की तरफ राजधानी में पहुंच जाते। 100 किलोमीटर में राजधानी और 70 किलोमीटर में ब्लॉक। ये थोड़ा वो है। बाकी ऐसा सर, मैं तो रोहाई में मेरा ऑप्शन हुआ। रोहाई में मेरे ठीक है ना। कोई कोई बुरा पॉइंट कभी रहा हो तो उसी को लोग हाईलाइट करते हैं, अच्छी चीजें। हाईलाइट बिल्कुल। ये है। अब देखो, हमारे यहाँ से रणवीर भाई की लड़की आपकी तरफ आई, और वो लोग भी ये बताते हैं कि कहाँ से आए थे आप लोग। वो भी कहीं मतलब नीचे के रहने वाले। वो यूपी के रहने वाले हैं, कुलश्रेष्ठ का है, वो यहाँ बस गया हल्द्वानी में। तो इस तरीके से अब बहुत ऐसा हो गया। जो दिल्ली में हमारे वो है, वो उनकी शादियां गढ़वाल में हो गई, नीचे प्लेन में हो गई है। तो अब ऐसा रहा नहीं है। बस इतना है कि हमारे यहाँ जो अच्छी चीज है वो रोहाई और जौनसार की ये है कि अगर माना हम 5 भाई है, तो एक एक को हम ये पूछ लेंगे भाई घर कौन रहना चाहता। चाहे हमें अपने सैलरी से 5-5 हजार रुपए उसके अकाउंट में डालने पड़े, लेकिन वो घर को देखेगा, वो उसकी सैलरी वही रहेगी। तो एक ऐसी चीज है, ये अच्छी चीज है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। घर भी आबाद रहे। और घर के, अब मेरे जब घर की बात है तो मेरे 10 कमरे हैं वहां घर में। सब उसको उसमें चाहे कितने में मेहमान आ जाए, हम खुद भी वहीं से ही जो है अपनी ड्यूटी के लिए करते हैं। और लोग जो आते जाते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। घर आबाद है, बागवानी हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, चाहे वो लेबर वर्क कैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा बंजेर कुछ नहीं है। रोहाई में और अच्छा है। रोहाई में वो ये है कि उसका मार्केट बहुत नजदीक है। वहाँ सेब के मामले में वहाँ अच्छा है। मैं 5 साल तक रोहाई के क्षेत्र में रहा, और हमसे तो लगा हुआ है। मैं तो रोहाई से टच हूँ। नदी के इधर हमारा लाखा मंडल पड़ता है, उस तरफ नौगांव बड़कोट है, ये वाले एरिया। तो
जौनसार के लिए भी बोलते हैं कि जौनसार में जो है, एक तो बोलते हैं कि वहां पर जो है जादू टोने के बारे में आगे लिखा भी है किताबों में। दूसरा ये भी है कि जो जौनसार में चले गए वो सीधा जो है वहां उसकी शादी करवा देते हैं। अब ऐसा नहीं है सर, अब बहुत कम में ये है। हालांकि किसी की मजबूरी हो या कुछ ऐसी परिस्थिति अगर किसी के आगे आए तो हर समाज में, वो तो हर जगह है, हर जगह है वो चीज, हर जगह है। तो इस बीच में शीला जी भी हमारे बीच में है, तो आज समीक्षा चल रही थी आपका रिवाज काव्य संग्रह पर। एक छोटा सा जो है वो मेरा एक किताब था, उसके बारे में आज समीक्षा रखी थी। बहुत और आदरणीय उस समय मनोज जी, आपने बहुत सुंदर इस पुस्तक के बारे में जानकारी दी है। इसमें आपने हिंदी और जौनसारी भाषा में लिखी है पुस्तक, जिसमें आपके देवत्या नाच, पांडवों के नाच के बारे में, और तांदी, चौफूला, हारुल, ठंडकिया जो धीमे चलने वाला गीत है, घेचड़ी नृत्य है और मौन है, इसके साथ में आपके डांगरा है, छेता नृत्य है, रासू है, खुंडिया रासू है और जांगू है, बाजू है, और इसके बाद में आपके जंगला बाजू है, मांगल गीत है, हरियाली गीत है, हाथी गीत है, जोंगाबाजी है। इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली, और ये पुस्तक पढ़ने से तो और इसमें विस्तार से हमको महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी। और यह जो जानकारी आपके जौनसार के बारे में, उसके बाद आपने इसमें कविताएं भी दी हैं। वृक्ष राजा पर कविता आपकी है, विद्यालय संदर्भ दिया है, बलि प्रथा रोकने के लिए जो सामाजिक जो ये कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी आपने इसमें सामग्री जुटाई है। आभूषण और पहनावे के बारे में भी है। महत्वपूर्ण आपकी बहुत सारे जौनसार के रीति रिवाज को आपने इसमें समेटने का प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई आपको ये महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए। और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि आपकी किताब को ज़रूर पढ़ें, जौनसार को समझने के लिए, उसके रीति रिवाज को समझने के लिए, क्योंकि यह जानकारी आप तक है। अगली पीढ़ी को ये पहुंचाने के लिए किताब ही एक ऐसा माध्यम है। और इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो इसके द्वितीय संस्करण में ज़रूर आप प्रयास करें कि उसको समेटें और सचित्र वो चीज़ें आ जाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर ये सामाजिक बदलाव जो आ रहे हैं इसमें शायद वो चीज़ मिले फिर। तो बहुत बधाई है आपको, और सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने भी जो उन्होंने अध्ययन किया था जौनसार के बारे में, तो चातक जी की किताब से उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे, उसका भी जवाब आपने दिया। और कुछ जो मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं जौनसार के बारे में, रवाई क्षेत्र के बारे में, उसकी भी जानकारी हमको आज इस कार्यक्रम में मिली। तो मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का और डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, जुड़ी हुई रबीना जी का, और आदरणीय दिनेश पांडे जी का, ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी का, और हमारे ललित तिवारी जी का, और जो जुड़े हैं हमारे कृपाल शीला जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को खूबसूरत और बहुत सुंदर बना दिया। और पुस्तक समीक्षा के क्रम में यह चौथा भाग है आज। और हमने जौनसार के बारे में ही कल हमने टीकाराम शर्मा जी की पुस्तक जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ में जानकारी ली थी। तो बहुत अच्छा लगा, जौनसार के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और यह कार्यक्रम अपने आप में एक सार्थकता इसकी बनी रही आप दोनों की प्रस्तुतियों से। और मैं धन्यवाद करता हूँ पहले क्रम में हमारे आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी का। उनकी किताब खंड काव्य का भी पहली बार इस पटल पर समीक्षा हुई है, व्याख्यात्मक। उनके भाई का जो वात्सल्य, उस पर उनके खंड काव्य है भाई का त्याग, तो वो भी सुंदर प्रस्तुति रही। और फ्लोरा ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी की दूसरे क्रम में रही। तीसरे क्रम पर आदरणीय टीकाराम शर्मा जी की किताब जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, और चौथा जो क्रम है आपका था अपना रिवाज। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ आप चारों विभूतियों का इस पटल पर। और कल के क्रम में क्या कोई हम में से अपनी किताब को, मैं सोचता हूँ कि हमारे कृपाल शीला जी जुड़े हैं, उनकी भी कृतियाँ बहुत चर्चित रही हैं, बहुत सुंदर उनकी कृतियाँ हैं। अगर वो समय निकाल पाएँ तो अगले क्रम में ये भी संभव है कि हम उनकी किताबों के बारे में सुने, और फिर उसके बाद कई और लोगों से संपर्क
करेंगे। जी, शिवाजी कल स्वीकृति देते हैं आपको, कल ये आपकी किताब पर हो सकता है सर। जी जी। चलिए धन्यवाद। तो कल का कार्यक्रम भी हमारे आदरणीय कृपाल शीला जी की पुस्तक पर होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए हम सबको मिलेगा। तो धन्यवाद करते हैं। और कोई प्रश्न आज के कार्यक्रम के संदर्भ में, अपना रिवाज से संदर्भित कोई प्रश्न हो या मनमोजी जी से कोई वो जानकारी लेना चाहें तो आगे बढ़ाएं, फिर समापन की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं सबका। जी, जितना मैं मनमोजी जी को सुन पाया तो उनके पहले से भी जो है उनकी रचनाएं पटल पर प्रस्तुत होती रही है, उनके विचार पटल पर आते रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपनी साहित्य संस्कृति को बचाने के लिए जौनसारी जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है, अच्छा है और निश्चित रूप से प्रेरणीय है। और हम सबको भी अपनी साहित्य संस्कृति को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाजों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए और समाज में जो गलत चल रहा है, जो अंधविश्वास है या जो कुरीतियां हैं, चाहे वो नशा मुक्ति को लेके हो या अन्य कुप्रथाओं को लेके हो या अपने पर्यावरणीय संचेतना को लेकर हो कि हम कैसे अपने पर्यावरण को अच्छा बनाएं या वनाग्नि को रोकने के संदर्भ में हो या पानी बचाने के संदर्भ में हो, जल स्रोतों को बचाने के संदर्भ में हो, ये सारी पहल या वृक्षारोपण से संबंधित हो, ये सब पहल जो है हमको अपने स्तर पर हम जितना कर पाए, ये नहीं कि हम बहुत बहुत बड़ा कार्य कर देंगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या पहल कर सकते हैं और ये हम सबको करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम एक छोटी पहल करते हैं तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है। यदि मनमोजी जी अपने क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका संदेश एक अच्छा संदेश समाज में और हम तक, बच्चों तक एक अच्छा संदेश पहुंचता है और हमारे मन में भी एक भावना बनती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। तो मुझे अच्छा लगा कि मनमोजी जी और उनके सहयोगी अपनी भाषा को लेकर और अपनी साहित्य संस्कृति को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हो। बहुत आभार आदरणीय कृपाल शीला जी। आपने एक समीक्षा के क्रम में अपने विचार रखे और बहुत ही उपयोगी विचार थे। धन्यवाद करता हूँ आपका। तो आज्ञा है तो अब समापन की ओर जाया जाए। तो विशेष आभार आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का और उनकी किताब के लिए बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये किताब जन जन तक पहुँचे और कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं लोग, ये थोड़ा सा ये जानकारी भी दे देंगे। कोई आपकी इस कार्यक्रम को सुनने के बाद उनके अंदर ये इच्छा होती है कि किताब वो प्राप्त कर पाएँ, तो कैसे संभव होगा? सर ये 2012 का संस्करण है। ये क्या कहते हैं, अब मार्केट में तो इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि अगर लोगों की डिमांड आती है तो इसको जो है डिमांड को पूरा किया जाएगा, कोई वो नहीं है उसका। धन्यवाद। और अपना एक कांटेक्ट नंबर जरूर आप इसमें बता दीजिए जिस पर कि आपसे संपर्क कर सकें लोग, भविष्य में फिर इसका द्वितीय संस्करण आप तैयार कर सकें और विस्तार दे सकें इस कार्य को। तो हाँ, ये नंबर बोलना है सर? हाँ बोल दीजिए। द्वितीय संस्करण में जो कुरीतियां फैलाई गई हैं, जो आज नहीं है, उनको हाईलाइट कीजिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ, वो जरूरी है क्योंकि समय बदल चुका है, वो केवल कथा कहानियों में नहीं, अब हकीकत में है चीजें, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करें। वैसे जो श्रोता हैं वो अगर इस किताब को चाहते हैं तो मनमोजी जी का पता मैंने इसमें आपको बता रखा है परिचय में, तो उस पर भी जुड़ सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है नंबर डाल देना तो लोग संपर्क कर लें। जी जी जी, धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद पुनः मनमोजी जी का, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, रवीना रावत जी का, ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी का, आदरणीय ललित तिवारी जी का, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, सबका धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।